वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आप सभी का स्कॉलर कैंपस में स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके बारे में आप सभी को मालूम होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिल ही जाएंगे। और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसे हम बड़े ही ईजी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कैसे हम इससे आने वाले क्वेश्चंस को और जो आजकल के नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम कैसे उसको टैकल करें और किस प्रकार से हम उसको सोल्व करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो इसके शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन यह है कि जब कभी भी आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो वहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जैसे कि अगर पहले साल समाप्त हो, पहला साल समाप्त होने के बाद आपका ब्याज लगता है तो आपको उस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपके सामने। तो यहाँ पर अगर यदि हम मान ले कि हमारे पास 1000 रुपए प्रिंसिपल के हैं, 1000 रुपए प्रिंसिपल के हैं, और हमारे ब्याज की दर जो है वो कितनी है, 10% है। ब्याज की दर 10% है। अगर ब्याज की दर यहाँ पर 10% है तो हमारा पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100। ठीक है, और दूसरे साल का भी कम से कम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसी प्रकार से तीसरे साल का भी उसे कितना मिलेगा, 100 तो मिलना ही मिलना है। ये जो ऊपर मैंने कंडीशन बनाई ये है केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि हर साल जो है उसे 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये तो बिल्कुल तय है सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा, ये जो पहले साल का ब्याज है, इस पहले साल के ब्याज पर दोबारा से 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, जैसे ही 10% का ब्याज लगेगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो टोटल दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 110 हो गया। टोटल दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर 10 हो के यहाँ पर लगेगा तो दूसरे साल का, जब तीसरे साल का ब्याज लगेगा तो यहाँ पर भी इसका 10% लगेगा, यहाँ पर भी इसका 10% लगेगा। तो यहाँ से ये 10 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 और 10 और एक इस 10% का लग जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला के हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये चेक करा कि पहला साल, दूसरा साल और एक तीसरा साल, पहले साल में जो आपका इंटरेस्ट है वो 100 का है, दूसरे साल में आपका इंटरेस्ट जो वो 110 का है, और तीसरे साल में आपके पास जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो आपको कितने का है, 121 का है, 121 का है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे पहली बात हम समझे तो पहले साल का SI और CI हमेशा ही क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई चक्कर ही नहीं है ब्याज पे ब्याज लगने का, एक ही साल तो समाप्त हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब इससे आगे हमें क्या देखना कि किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोलैबोरेशन होता है, कैसे कैसे। तो यदि यहाँ पर हम यह देखें कि CI पहले साल का और CI दूसरे साल का, यह है 100:110 है, यहाँ पे 100 और 110 का रेशो बन रहा है। तो यहाँ से अगर इसकी रेशो कट करके निकाली जाए तो कितना आएगा, 10 और 11 आएगा, 10 और 11 आएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज की रेशो निकाली जाए तो वो कितनी आएगी, 110:121 आएगा। 11 से कट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 10 और 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह बात समझ आ रही है कि जैसे ही एक साल का अंतर होता है तो जितना एक साल के अंतर का रेशो यहाँ पर 10:11 आ रहा है वही दूसरे और तीसरे का होगा 10:11, वही तीसरे और चौथे का 10:11 का रेशो होगा, वही चौथे और पांचवे का होगा। कल को अगर इसी सवाल में ये पूछ ले कि आप मुझे बताइए कि 99वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 100वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो क्या होगा, तो हमें इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ये लिखना है 10:11, क्योंकि यही तो चीज हमने यहाँ पर सीखी है आपकी। तो एक साल के अंतर का हमने रेशो निकाल लिया। ठीक है जी, अब जब अंतर 2 सालों का हो जाए, जैसे कि अगर यहाँ पर हम चेक करें C1:C3, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C1 100 है और C3 कितना है हमारे पास, 121 है, और C3 कितना हमारे पास 121 है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर, यानी कि जैसे ही टाइम 2 का गैप आया
2 का गैप आने के साथ ही जो है, जो आपका 1 साल का सीआई का रेशो था उसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर। ऐसे ही यदि आपको कल को 3 साल का गैप आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसका 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। तो आगे एक एग्जांपल से और हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। चलिए जी, कल को अब मान लीजिए आपके पास ब्याज की दर है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, होता है 1/6, 1/6 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो वो कितना 6 है और अमाउंट कितना है 7 है, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो भी यही हो गया पहले साल में। और इसके अलावा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो या दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो भी यही रहेगा, दूसरे का और तीसरे का भी यही रहेगा, तीसरे का और चौथे का भी यही रहेगा। ठीक है जी। तो जैसे ही यहाँ पर ये हुआ, अब इसके बाद अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 36:49 आ जाएगा। 36:49 में ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो भी है आपका। और इसी प्रकार से अगर पहले और तीसरे साल के रेशो की बात करें तो 36 और 49 का होगा। इसी प्रकार से आपका अगर पूछा जाए कि चौथे और छठे का बताइए तो भी आपका रेशो यही होगा। कल को आपसे पूछे 12 और 14 का बताइए तो भी आपका रेशो 36:49 ही होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह सीखी कि जैसे ही यहाँ पर टाइम का गैप 1 साल का होता है तो 6:7 होता है। जैसे टाइम का गैप अगर 2 साल का हो जाए तो वो उसका स्क्वायर होता है। और अगर टाइम का गैप 3 साल का हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा, 216 और 343 हो जाएगा। अब की बार आपको यहाँ पे गैप देखना पड़ेगा, ये कितना है C1 और C4, 3 साल का गैप होना चाहिए। और यही आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो भी है। ठीक है जी। अब हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो कि भाई C10 और 11th ईयर का रेशो किससे निकला है, 12 और 13 से। तो यहाँ पर भी 2-2 का कोलैबोरेशन है सालों में यहाँ पर, और 2 का यहाँ पर, और कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये भी वही बात होगी, कोलैबोरेशन हम लोगों ने किया है तो वहां पर इसी तरीके से काम होगा। ये पूरा कंसेप्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर केवल और केवल एक साइकिल चलती है रेशो की, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और हम इसी मेथड से क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज अपने क्वेश्चंस की। तो आइए, अब आपके सामने आ रहा है पहला सवाल। ठीक है जी, ये पहला सवाल आपके सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर। आप इस सवाल को आराम से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी जरूर दीजिए। ठीक है, आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पूछा गया है कि 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर जो है 3 साल का ब्याज, 5,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज 10% के हिसाब से क्या हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 5,000 रुपए पर 3 साल का आपको ब्याज बताना है। तो अगर 5,000 रुपए पर 3 साल का आपको ब्याज बताना और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दिया गया, तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या होगा। 10% के हिसाब से अगर उसकी 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 होता है। ठीक है जी, 1/10 होता है। अगर ये 1/10 है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पैसा जो है 1 साल के अंदर कितना हो रहा है, 10 से 11, 10 से 11 हो रहा है। अगर वो पैसा 1 साल के अंदर 10 से 11 हो रहा है तो 3 सालों के अंदर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हम इसकी क्यूब कर सकते हैं, यानी कि 10 की क्यूब और 11 की क्यूब, इतना हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि पैसा जो है 1,000 से कितना हो गया, 11 की क्यूब होती है 1,331 हो गया 3 सालों के अंदर। अगर 3 सालों के अंदर इतना हो रहा है, ये प्रिंसिपल और ये आपके बार अमाउंट है आपका, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है उसको, 331 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 1,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5,000। 1,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। तो साफ साफ दिख रहा है ये इसका 5 गुना है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो 331 है ये भी इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 5 एकम 5, जिसके लास्ट में 5 होगा वही आपका आंसर होगा। 1655 भी और 1565 भी, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 15, 5 एकम 5, 5 × 15 का 5, एक ऊपर गया, 5 × 15 और 1, 1655। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 1655 रुपए। ये आपका आंसर हो गया 1655 रुपए। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े इजी मेथड से किया, रेशो मेथड का यूज करके हमने।
कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में जितने सालों का अंतर दिया गया था हमने सिर्फ उसको क्यूब रूट किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि यही बात मैंने अभी आपको समझाई है कि अगर एक साल का 10/11 होगा और मुझे 3 साल की रेशो बनानी है तो मुझे उसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आज का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि कुछ पैसा है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये जो है वो कितना हो जाता है, 8,820 हो जाता है 2 सालों के अंदर। कुछ रेट इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली दिया गया आपको, तो हमें रेट परसेंट निकालना है, यानी प्रतिशत ब्याज की दर कितनी है ये हमको प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे 8,000 रुपये हैं। ये 8,000 रुपये जो हैं 2 सालों के अंदर 8,820 हो जाते हैं, 8,820 हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर दिया जाए और इसको 2 से कट कर लिया जाए तो यहाँ पे 400 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 441 आएगा। ये रेशो कब है, 2 सालों के अंदर का, 2 साल का रेशो है ये। अगर इस रेशो से मुझे 1 साल का रेशो बनाना हो तो मैंने क्या किया है, मैंने टाइम का हाफ किया है। अगर मैं टाइम का आधा किया है तो यही हमने रेशो में अभी सीखा था, जैसे ही टाइम का स्क्वायर करते हैं तो वहां पे स्क्वायर हो जाता है। अगर मुझे वापस जाना हो तो क्या होगा भाई, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये करना पड़ेगा हमको, यानी कि उसकी 1 साल की रेशो कितनी आ जाएगी, 20 से 21। यानी वो पैसा अगर 400 से 441 2 साल में हुआ है तो वो 1 साल में कितना होगा, 20 से 21 होगा। अगर वो 1 साल में 20 से 21 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 20 पे मिल रहा है। प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुना करेंगे और यहाँ पे आपका कट के आंसर आ जाएगा 5%। 5%। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रतिशत निकालने का, ठीक है, ब्याज दर निकालने का। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए जी, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करते रहिए और खुद भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने की। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ पर यह बोला गया है कि 2,000 रुपये हमारे पास हैं जो कि 662 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं एनुअली। कितने पर, 10% ब्याज की दर पर। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। अगर ब्याज की दर 10% है तो इसका मतलब ये है कि 10% अगर ब्याज की दर है तो वो पैसा कितना है, 1 से 10, यानी वो पैसा जो है आपका कितना हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये पैसा 2,000 से कितना हो रखा है, 2,662, क्योंकि भाई 2,000 रुपये तो उसकी प्रिंसिपल है और 662 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है। तो 2,000 में 662 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,662। यानी वो पैसा जो है 2,000 से 2,662 हो चुका है। ठीक है, अब आपको बताना है कि समय कितना लगेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको मैं 2 से कट करूं तो यहाँ पे 1,000 आएगा और यहाँ पर आएगा 1,331, 1,331। अब मुझे 1 साल की रेशो हमने बना ली, कितनी थी, 10 से 11 थी, ये तो 1 साल की रेशो थी। अब मुझे इस 10 से 1,000 पहुंचना है। अगर मुझे 10 से 1,000 पहुंचना है तो जाहिर सी बात है मैं 3 से गुना करूंगा, सॉरी 3 क्यूब करना पड़ेगा, इसका 10 का क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं 10 की क्यूब करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, और मैं 11 की क्यूब करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,331 हो जाएगा। तो जितना यहाँ पर क्यूब हो रहा है वही तो उतना ही टाइम तो उसको लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका कितना हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो यहाँ पर आपने पावर को चेक करा, पावर को चेक करने के बाद बड़ा इजी तरीके से आपने इसका आंसर निकाल दिया कि यहाँ पर इसके 10 की क्यूब हो रही है और ये 11 की क्यूब हो रही है। अगर यहाँ पर क्यूब हो रहा है तो उसका मतलब इसे टाइम कितना लगा होगा, 3 साल ही लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल था। अब आते हैं अपने चौथे सवाल की ओर, जहां पर एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर यह बोला गया है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। यानी कि 2 सालों के अंदर जो है वो पैसा, 2 सालों के अंदर जो वो पैसा है वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी कोई भी अमाउंट है, मान लीजिए वो अमाउंट एक ही है,
वो अमाउंट एक से कितना हो जाती है, 4 हो जाती है, कब में, 2 सालों के अंदर। कितने सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर। यानी एक अमाउंट 1 रुपए से कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, कितने सालों में, 2 सालों के अंदर। अगर 1 से 4 वो 2 सालों के अंदर हो रही है तो एक साल में कितनी होगी, एक साल में उसका स्क्वायर रूट हो जाएगी। अगर टाइम का आधा कर रहे हैं तो पावर में भी आधा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ये हो गया आपका एक साल का। और एक साल का निकालने के बाद आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 1 रुपए का ब्याज मिला उसे 1 पर ही और गुणा में 100, यानी कि 100% आपका आंसर आ गया। 100% आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमने सवाल उसी मेथड से करा है जो मेथड हम चला रहे हैं अभी फिलहाल, रेशो मेथड। अब आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें यह बोला गया है, if the amount is 3:3/8 times the sum after 3 years at compound interest compounded annually, then the rate percent per annum। वही सेम टू सेम सवाल है, आपको रेट परसेंट पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये बोला गया कि अमाउंट जो है वो 3:3/8 है, किसका, सम का, यानी प्रिंसिपल का। तो इसको अगर हम सोल्व करें इस फ्रैक्शन को तो ये आएगा 27/8, 27/8। अब ये बोला गया कि अमाउंट जो है इसका कितना है, 27/8 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर उसके प्रिंसिपल को मैं 8 मान लूं, उसके प्रिंसिपल को मैं 8 मान लूं, प्रिंसिपल को कितना मान लिया मैंने, 8 मान लिया, तो प्रिंसिपल अगर 8 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी, अमाउंट हो जाएगा 27। अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 8 से कितना हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें ये पूछा है 3 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो भाई ये 3 साल में देख रहे हो आप 2 की क्यूब है, ये कितना है, 2 की क्यूब है, और ये कितना है, 3 की क्यूब है, यही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 सालों के अंदर उसके बीच में ये गैप बन रहा है और वहां से मुझे 1 साल पर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब रूट करूंगा। जैसे ही मैं इसका क्यूब रूट करूंगा मेरे पास रेशो आ जाएगी 2:3, 2:3। तो हमने 1 साल का रेशो बना दिया, 3 साल से 1 साल का रेशो पे आ गए। तो यानी इसका मतलब 2 से वो 3 हो गया है, कितने सालों में, 1 सालों में। यानी 1 का ब्याज मिला उसे 2 पर और गुणा में 100, यानी हमारा उत्तर हो गया 50%, 50%। ये आपका डी आंसर हो गया। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। अब छठा सवाल देखते हैं हम। इस सवाल के अंदर ये बोला गया है, a certain sum invested at 4% PA compound interest compounded half yearly amount to ₹7803 at the end of 1 year। ठीक है, यानी कि कुछ पैसा है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और बोला गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये पैसा 7,803 हो जाता है 1 साल के अंदर। कितना हो जाता है, 7,803 हो जाता है 1 साल के अंदर। तो अब मैं आपको यहाँ पे सामने एक चीज बताना की कोशिश करूंगा कि हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, कभी भी जो ब्याज आपका लिया जाता है वहां पे ऐसी कंडीशंस नहीं बनती, लेकिन जैसे जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा तो वहां पर ये भी हो सकता है कि कोई ब्याज जो 1 साल के 1 महीने के आखिर में ले ले, या फिर ये हो सकता है कि 6 महीने के बाद ब्याज ले, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने पे ब्याज लेने लगे आपसे। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्याज लिया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर पूरे साल का ब्याज अगर 12% होगा, पूरे साल का ब्याज अगर 12% होगा तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा भाई, 1 महीने का ब्याज होगा 1%। सीधे सीधे हमने 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से अगर पूरे साल का 12% हो और हमें 6 महीने का ब्याज की दर निकालनी हो, भाई 6 महीने की कितनी होगी, कितनी हो जाएगी जी, 6% हो जाएगी, आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि वो 1 साल के अंत में ब्याज नहीं ले रहा, वो हर 6 महीने बाद, 6 महीने और 6 महीने इसके बाद वो ब्याज ले रहा है आपसे। ठीक है जी, ब्याज इसके बाद वो ले रहा है। और रेट की परसेंट आपको 4% दी गई है, ये रेट की परसेंट कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। रेट की परसेंट 2% हो जाएगी। तो 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है 1/50, 1/50 होता है 2% का मतलब। अब आपसे यह पूछा गया है कि भाई कोई पैसा जो है 2 बार ब्याज ले रहा है, 50 से 51 हुआ 1 साल में, 50 से 51 हुआ 1 साल के अंदर। अगर 1 साल में 50 से 51 हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 2500 आ जाएगा।
यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2601 आएगा। कितना आएगा, 2601 आएगा। 2601 आएगा। 51 का स्क्वायर 2601 होता है। ठीक है, 52 का स्क्वायर कितना होगा, 2704 होगा। कुछ भी नहीं होता, ये 50 है, 50 का स्क्वायर 2500 है। 51 का मुझे स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें एक जोड़ दिया 26 और नीचे 1 का स्क्वायर लगा दिया 1। अगर मुझे 52 का करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 50 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 लास्ट में आ गया तो 27 हो जाएगा, 04 आ जाएगा लास्ट में। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया। अब ये पैसा 2601 ना होकर के ये पैसा कितना है, 7803 है। अब यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो इसका 3 गुना है। 26 3 78 होता है, 0 और 1 3 हो गया। ठीक है जी। अब ये इसका 3 गुना है तो जाहिर सी बात है जो प्रिंसिपल होगा वो भी इसका 3 गुना होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7500 रुपये। तुम्हारा आंसर आ गया 7500 रुपये। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली के कंसेप्ट में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो ब्याज की दर है वो हाफ हो जाती है और टाइम जो आपका 2 गुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही साल में ब्याज 2 बार लिया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब इसमें एक बात और यहाँ पे हमारे सामने है कि हम YouTube के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो YouTube और ऑनलाइन पर अपना ज्यादातर समय जो है इधर उधर की चीजें देखने में लगाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे वो किसी भी चीज का आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको डेडिकेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। आपको वो सब चीजें करनी पड़ेगी जो एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छे स्टूडेंट को करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, मैथ्स का सारी चीज़ों का सिलेबस खत्म कीजिए। उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट से आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव होगा। देन उसके बाद आप जो है किसी भी एग्जाम में, आप चाहे कहीं पे भी एग्जाम दे लीजिए, आपका सिलेक्शन 110% होगा। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, कॉन्स्टेंट स्टडी, कि हमें स्टडी में लगातार लगे रहना है। लगातार अगर हम किसी भी चीज़ को करेंगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो चीज़ें जो हमारे टाइम रिटेंशन में बहुत लंबे टाइम के लिए जाएगी। ठीक है जी। तो सभी बच्चे जो हैं अपना कंटिन्यूसली स्टडी करते रहें। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आती रहेगी, जिसको देखने के बाद आपका कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम इधर उधर की बातें बिना वजह की नहीं करते। सीधे कंसेप्ट पर और सीधे टॉपिक पर आपको सीधे सीधे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं। जैसे कि अभी आपको शुरुआत में दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सिर्फ बेसिक से शुरुआत करी गई है। बहुत इजी नॉमिनल क्वेश्चंस रखे गए हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो शुरुआत में अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और शुरू से इसी चीज़ों को सीखना चाहते हैं। जैसे जैसे इसकी क्लासेस और आएंगी, आपको अपने आप ही एहसास होगा इस चीज़ का कि हमारे पास और ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आजकल के एग्जाम्स में आ रहे हैं, एसएससी में आ रहे हैं, टीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहीं से भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं वीडियोस देखने के बाद, ये मेरा दावा है। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹38416 in 2 years एट द रेट ऑफ 80% पर एनम। ये अमाउंट होगा यहाँ पर। तो ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, 2 साल का दिया गया है, 80% का रेट इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर 80% को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा हाफ ईयरली में। ठीक है, और ये 2 साल आपको दिया गया है, 2 साल का समय कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अगर 40% की फ्रैक्शन ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। यानी कि वो पैसा जो है 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है 1 सालों के अंदर। अब मुझे 4 सालों के अंदर निकालना है, तो इसका मतलब 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4 हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 तो सभी बच्चों को नॉमिनल याद ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 125 और 5 की पावर 4 एक 625। तो यहाँ पर तो आपका 625 आ गया। ठीक है, 7 की पावर 4 निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 7 का स्क्वायर 49, 7 की क्यूब 343, 343 को 7 से गुणा कर लीजिए,
343 को 7 से गुना करोगे तो 7 से 21 का 1, 2 ऊपर गया 7 चौका 28 और 2 30 का 0, 3 ऊपर गया 7 3 21 और 3 24, ये हो गया 2401 हो गया। कितना हो गया? 2401 हो गया। ठीक है जी। तो कम से कम आपको, अगर यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक की क्यूब एटलीस्ट याद होनी चाहिए। कोई ट्रिक नहीं कि कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इस तरीके से कोई ट्रिक नहीं। आपको सीधे सीधे आपकी रोट मेमोरी में याद होना चाहिए, तभी आप पेपर के अंदर उसको जल्दी कर पाओगे। क्योंकि वहां पे आपके पेपर में कभी भी स्क्वायर निकालने के लिए नहीं आएगा, ना ही क्यूब निकालने के लिए आएगा, ना ही आपसे कोई टेबल पूछी जाएगी कि भाई 17 का टेबल बताओ, 17 इतना कितना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी, और क्वेश्चंस के अंदर आप उसको जब भी अप्लाई कर पाओगे जब आपको वो चीजें आपकी रोट मेमोरी में याद होंगी। तो यहाँ पर 2401 हो गया। अब ये 2401 आपको बता दिया गया कि अमाउंट कितना हो रहा है, 38,416 हो रहा है। कितना हो रहा है? 38,416 हो रहा है। अब ये यहाँ पर ये अगर अमाउंट बन रहा है, आपको यहाँ पर पॉइंटों में नहीं दिख रहा कहीं पर भी, अगर आपको ये पॉइंटों में नहीं दिख रहा है तो पॉइंटों में नहीं दिखने के कारण यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं से कटेगा। ठीक है, ये कटेगा। अब ये काटेंगे कैसे? हम थोड़ा सा एजम्पशन लगा लेंगे। ठीक है, एजम्पशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एजम्पशन लगाने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कितना आ रहा है आपके पास। चलिए जी, नहीं बता पा रहे तो चलो मैं ही बताता हूँ भाई। 2401 है, यहाँ पे 38,416 है। अगर मैं 2401 को 10 से गुना कर लूँ, 2401 को मैं 10 से गुना कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 24,010 आ जाएगा। अब 24,010 अगर ये आ रहा है तो उसका 2401 को अगर मैं 20 से गुना करूंगा तो मेरा 48,000 पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे 24,000 और वहां पे 48,000, 10 और 20 के बीच में ये कहीं घूम रहा है, और लास्ट में इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6 है। अगर 10 और 20 के बीच में ये घूम रहा है और लास्ट में इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6 है, तो जाहिर सी बात है जिस भी नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा उसकी यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। और क्योंकि वो नंबर 10 और 20 के बीच में घूम रहा है तो वहां पे कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। बेशक से चाहे गुना करके देख लेना, इतना ही आएगा, 38,416। अब यहाँ पर अगर ये इसका 16 गुना है तो बट यहाँ पे भी ये कितना होना चाहिए? इसका 16 गुना होना चाहिए। तो 625 को 16 से गुना करेंगे। 625 को 16 से गुना करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अब यहाँ पर 625 है, 625 को हमें 16 से गुना करना है तो हम इसको 10 जमा 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 6250, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 का 0, 3 ऊपर गया, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, 1 ऊपर गया। यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 15 5, 1 ऊपर 6 6 36 और 1 37 आ जाएगा। तो 0 0 7 और 2 9, 6 और 3 12, 12,000। इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। 625 को हमें गुना करना है 16 से, तो 625 को अगर मैं 16 से गुना करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 625 गुना 16 आएगा हमारे पास 10,000। तो 625 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है मल्टीप्लाई करने में। अच्छा, 5 5 10 का 0, 7 2 1 ऊपर भी कैरी भी तो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। तो थोड़ा कैलकुलेशन को अपना फास्ट करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली। अब जिस प्रकार से यहाँ पर देखो मेरे से भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इधर हो जाता है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये चीज़ें रिटेंशन में आती चली जाएगी और अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होने लगेगी। ठीक है जी। अब अपने चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 8। इस सवाल के अंदर यह बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। यानी कि 12,500 रुपए पर एक साल के लिए यदि ईयरली ब्याज लिया जाए और हाफ ईयरली ब्याज लिया जाए तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा ये आपको पता करना है। तो ईयरली के बारे में अगर बात करूं तो ईयरली तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई एक साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। यानी कि अगर मुझे एक साल की बात कही जाए तो सीधे सीधे मैं ऐसा ही निकाल सकता हूँ। यानी कि 12,500 रुपए पर एक साल में 8% के हिसाब से ऐसा ही कितना हो जाएगा? तो 12,500 गुना 8 और बटे में 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 125 को 8 से गुना करना। 125 को 8 से गुना कैसे करेंगे भाई? 125 को 2 से करते हो तो 250 आता है।
125 को जब हम 2 से गुना करेंगे 250 आएगा, तो 2 का पेयर बन गया तो 4 पेयर बनेंगे, तो 250 के 4 पेयर कितना हो जाएगा हमारा अंक पे 1000 हो जाएगा। यानी कि ईयरली के हिसाब से उसे 1000 रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन यही अगर हाफ ईयरली कर दिया जाए तब क्या होगा? अगर ये हाफ ईयरली कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि ब्याज कितनी बार लिया जाएगा साल में? 2 बार लिया जाएगा। ब्याज कितनी बार लेंगे हम? 2 बार लेंगे। अगर ब्याज 2 बार लेंगे तो हर 6 महीने पे, 6 महीने और 6 महीने पर लेंगे। ठीक है, अगर 6 महीने पर लेंगे तो ब्याज साल में 2 बार हो गया, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, तो 4% के हिसाब से लेगा। तो 4% के हिसाब से अगर फ्रैक्शन बनाई जाए तो कितना होता है? यहाँ पे 4 से 4/100 यानी कि 2/25। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट जो कितना हुआ होगा हाफ ईयरली के हिसाब से, एक साल में 25 से 27 हुआ है। एक साल में कितना हुआ? 25 से 27 हुआ है। अगर एक साल में 25 से 27 हुआ है तो 25 का, अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में कितना हो जाएगा जी? 25 का स्क्वायर हो गया 625, और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर हो गया 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 7 7 49 का 9, 4 ऊपर गया 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 का 4, 1 ऊपर गया 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे आ गया 9 12 और 1। तो ये पेपर में निकालना नहीं है आपको बैठ करके, मैंने जैसे याद करके आपको बताया वैसे ही आपको भी सीधे सीधे लिखना आना चाहिए। 729, इसीलिए 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 625 और 729 हो गया। अब ये क्या कहता है कि अमाउंट कितनी है? 12500 है। ये कितना है? 12500 है। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 729 में से कितना घटा दीजिए? 625 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 104। यानी 104 का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? ये कैसे निकलेगा भाई? 625 के अंदर क्या है? 3 25 है भाई। 625 के अंदर कितने 25 है? 3 25 है। 625 ये क्या क्या होता है? 25 गुना, सॉरी 2 25 है, 25 का स्क्वायर 625 है। अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है? ये 125 गुना 100 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 25 को इससे काटेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, और यहाँ पे इस 25 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 चौका 100। यानी इसका कितना गुना होगा? 20 गुना होगा। ये कितना गुना होगा? 20 गुना होगा। अगर ये इसका 20 गुना है तो जाहिर सी बात है जो इसका इंटरेस्ट है वो भी 20 गुना होगा, यानी कि 104 गुना में 20 करना है मेरे को। तो ये कितना हो जाएगा? 0 4 दूनी 8, 0 2 1 कम 2, 2080। कितना आ जाएगा? 2080 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2080 यहाँ पर ये हमारे पास ब्याज आ रहा है तो 2080, और हमें इसका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालना था 2080 का और इसका। 9 में से एक मिनट इस सवाल को एक बार थोड़ा सा देखिए, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसको देखते हैं हम लोग।
चलिए जो इस सवाल को हम देखते हैं अभी एक बार। अब अगला अगला सवाल इतने देखते हैं हम लोग, 9th क्वेश्चन। इस 9th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 एट 40% PA 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपकी बार को कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया गया। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार ब्याज लिया गया। अगर साल में 4 बार ब्याज लिया गया तो इसका मतलब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी हर 3 महीने बाद की। अगर 10% हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 1/10, 1/10। अब आपको निकालना क्या है, 80,000 रुपये पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यानी इसका मतलब ये है कि कोई अमाउंट जो है 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई एक साल में, 10 पे 11 हो गई। तो इसी प्रकार से अगर वो 4 साल में 4 बार होगा तो इसका मतलब पावर 4 हो जाएगी, 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 हो जाएगी। क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली में यही तो होता है कि आपकी जो टाइम है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। साल को 4 हिस्सों में, यानी हर 3 महीने के बाद ब्याज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से तो रेट परसेंट को 4 से डिवाइड करके मैंने 10% किया, और यहाँ पर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब 10 की पावर 4 कितना होता है जी, 10,000 होता है, 10,000 होता है। तो 11 की पावर 4 बड़ा आसान है निकालना। 11 की क्यूब याद है 1331 होती है। 1331 को फिर से 11 से गुना करना, तो 1 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, 3 और 1 4 आएगा और 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 14,641, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, 4,641 का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4,641 रुपए का। अब यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया कि ये पैसा 10,000 ना होकर के कितना है जी, 80,000 है। कितना है, 80,000 है। अगर ये 80,000 तो ये इसका 8 गुना है। अगर ये इसका 8 गुना तो ब्याज निकालने के लिए बेटे ये भी हमारे पास 8 गुना हो जाएगा। 8 एकम 8, देख लो लास्ट में किसके 8 बन रहा है, किसके बन रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा, 37,128 आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये वाला सवाल भी हमने देख लिया। अब आता है हमारे पास सवाल नंबर 10, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। What will be the compound interest on a sum of ₹15,000 at the interest rate of 8% per annum in 1 year, interest compounded half yearly। फिर वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है। हाफ ईयरली में क्या होगा जी, टाइम का क्या करना पड़ेगा हमको, 2 गुना करना पड़ेगा। अगर साल है तो 2 बार लगाना पड़ेगा, 6 महीने बाद। अगर 2 साल होते तो 4 बार। 8% रेट परसेंट है, ये कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर 4% हो जाएगा। जैसे ये 4% होगा तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने। चलिए, तो ये अपने आप ही आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आप हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग क्या दिया गया, कंपाउंडेड एनुअली है ऑन अ सम ऑफ ₹3240 आफ्टर 2 years इज ₹370। कितना है, 370। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि 3240 रुपए जो है 2 सालों के अंदर, 3240 और 370 कितना हो जाएगा, 3240 और 370 जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, ये आ जाएगा 016 361, यानी कि 3610 हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 0 से 0 कट रहा है, ये है 2 साल के अंतर पर। अगर ये 2 साल के अंतर पर है तो 1 साल का जब डिफरेंस होगा तो उसका क्या करेंगे, टाइम का आधा किया मैंने। अगर टाइम का आधा किया तो इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 18 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 18 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, कितने पे, 18 पे, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है जी, 18 गुना 100 यानी कि इसका मतलब 50/9, 9 पंजे 45, फिर 5 और 0, फिर 9 पंजे में 45, 5.5, 5.5 जहाँ भी दिख रहा वही आंसर है, बी आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करेंगे। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये बोला गया है कि 7200 रुपये 9,800 हो जाते हैं 10 सालों के अंदर। कुछ रेट परसेंट है नहीं मालूम, कंपाउंडेड ईयरली दिया हुआ है।
what will be the compound interest on a sum of rupees 6210 in 5 years at same rate of interest। ठीक है जी। अब इतने बड़े बड़े सालों के दिए गए हैं, 10 साल दिया गया है, 5 साल दिया गया है, तो क्या हम इसको बैठ करके पूरा निकालें? नहीं, या कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो अब देखिए वो लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर 7200 रुपये कितना हो जाते हैं जी? 9800 हो जाते हैं। कितने सालों में जी? 10 सालों में। ठीक है, 10 सालों में। तो ये 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 49। आ गया जी। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 10 सालों में। 10 सालों में वो पैसा रेशो कितना बना रहा है? 36 से 49 का। अगर वो 10 सालों में इतने का रेशो बना रहा है तो 5 सालों में कितने का रेशो बनाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी दोबारा टाइम का आधा करा है। अगर मैंने टाइम का आधा करा तो यहाँ पे क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 6 से कितना हो रहा होगा? 7 हो रहा होगा 5 सालों के अंदर। यानी वो पैसा जो है 10 सालों के अंदर तो 36 से 49 हुआ है। जैसे ही मैंने टाइम का आधा यहाँ पर किया, 5 साल हो गया, और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट कर देना। जितना हमने यहाँ पे किया वो इसकी पावर में यहाँ पे लग जाएगा। 6 और 7 का रेशो है 5 सालों के अंदर, यानी 5 साल के अंदर उसको 1/6 ब्याज मिलता है। 1/6 ब्याज मिलता है। अगर 5 सालों के अंदर उसको 1/6 ब्याज मिलता है, 1/6 ब्याज मिलता है, तो 6210 का 5 साल का ही तो निकालना है हमें। तो 5 सालों की कंडीशन यहाँ पे बन गई। तो 1/6 को सीधा सीधा 6210 से गुना कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 कम 6 ना जाने का 0, 6 3 18 और 3 और 0, यानी कि 1035 रुपये आपका आंसर आ गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी। यहाँ पर रिलेशन हमें टाइम का देखना है, किस प्रकार से रिलेशन बनाया गया और कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है, कि स्मार्टर अप्रोच के साथ। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल के पेपर में 2021 में। तो यहाँ पर क्या है? इफ द CI ऑन सर्टेन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है? 520 रुपए है, और ब्याज की दर है 11 सही 1/9%। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 साल एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें 1.5 साल का ब्याज निकालना। अब की बार 2 साल 3 साल कुछ नहीं है, 1.5 साल है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? चलिए ये देखते हैं। 11 सही 1/9% ब्याज की दर दी गई है, जिसको हम ले सकते हैं 1/9। कितना ले लिया हमने? 1/9 ले लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पहले साल में वो 9 है और दूसरे साल में कितना हो गया? 10 हो गया। अब तक मैंने जो जितने भी क्वेश्चन कराए उसके अंदर मैंने हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करी, लेकिन मैंने शुरुआत में कंसेप्ट में आपको बताया था कि ये प्रिंसिपल अमाउंट की रेशो होने के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की भी रेशो है। CI ऑफ फर्स्ट ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर, या फिर CI ऑफ सेकेंड ईयर और CI ऑफ थर्ड ईयर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर पहले साल का ब्याज कितना हो गया? C1, और ये कितना हो गया? C2 हो गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दूसरे साल का ब्याज कितना दे रखा है जी? 520 से रखा है। तो ये इसका कितना गुना है? 52 गुना है। अब मुझे निकालना कितने का है? मुझे निकालना है 1.5 साल का। भाई पहले साल का ब्याज 9 हो गया, उससे अगले आधे साल का कितना हो जाएगा? जब पूरे साल का 10 है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1.5 साल का ब्याज कितना हो गया? 9 और 5 14 हो गया। अब इस 14 को ही हमें क्या करना पड़ेगा? 1 यूनिट की वैल्यू में पता है 52 है, तो इस 14 को सीधे सीधे 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, कहीं पे यूनिट डिजिट में 8 बन रहा है जी? बिल्कुल बन रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वही बात को, कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होने के बावजूद हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ही होगा। ये CI का रेशो भी यही होगा, पहले और दूसरे साल का भी, और दूसरे और तीसरे का भी, तीसरे का भी, चौथा का भी। तो हमें क्वेश्चंस की सेटिंग के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी हमें कहा गया है हम उस हिसाब से इसका रेशो लेट कर सकते हैं और उस हिसाब से इसका रेशो मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रेशो पहले साल के दूसरे साल की 9 रेशो 10 ले ली। 10 की वैल्यू 520, 52। पहले साल का ब्याज 9, दूसरे अगले साल के आधे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 का आधा 5, 9 और 5 14। 1 यूनिट की वैल्यू 52 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी? 14 गुना 52, यानी 728 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं हमारे पास सवाल नंबर 14। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द रेशो ऑफ टू अमाउंट इज 5:7। दो अमाउंट है जिनका रेशो कितना है? 5 और 7 का है।
इफ दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड 3 years रिस्पेक्टिवली, पहले वाले को 4 साल के लिए, दूसरे वाले को 3 साल के लिए दिया जाता है, तो उसे इक्वल अमाउंट रिसीव होती है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया है कि हमें अमाउंट क्या हो रही है, इक्वल रिसीव हो रही है। अगर अमाउंट इक्वल रिसीव हो रही है तो इसका मतलब वो पहला पैसा कितना होगा, 5 होगा, और उसके बाद कितना हो गया, वो 7 हो गया। यानी कहने की बात ये है कि अगर 1 साल का यहाँ पे अंतर दिया गया है तो यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट का रेशो दिया जाएगा ये भी उसी हिसाब से बैलेंस होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 साल के अंदर वो पैसा 5 से 7 होगा, क्योंकि जो पीछे वाला पैसा भाई 7 तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहां तक तो उसे पहुंचना ही पड़ेगा, जब तो वो आगे बात बनेगी। तो यहाँ पर 5 से 7 हो रहा है, वो 2 का ब्याज 5 पे और गुणा में 100, ये हो गया 20, और 20 दूनी 40% आपका आंसर आ गया। लीजिए 40% आंसर हो गया। ठीक है जी। तो बेसिक लॉजिकली क्वेश्चन है, जब तक आपको कंसेप्ट मालूम नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशोज का, तब तक आप इस सवाल को जो है इजीली नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर फंस जाओगे, जैसे ही वैल्यूज थोड़ी सी भी चेंज होगी और लैंग्वेज चेंज होगी। तो इस वजह से जब तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कंसेप्ट ना पता चल जाए तब तक आप उस चीज को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हमारे सामने आता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर यह बोला गया है कि एक आदमी जो है कुछ पैसा लेता है 10% के रेट पर 3 सालों के लिए। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली है। एट द एंड ऑफ 2 years, 2 सालों के अंत में वो 8,470 रुपए दे देता है, और तीसरे साल के आखिर में वो 13,310 रुपए देकर के पूरा का पूरा पैसा चुकता कर देता है। तो उसने कितना पैसा उधार लिया था ये हमको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहां पर इस सवाल की हम शुरुआत करते हैं, यानी यहां से शुरुआत हुई। ठीक है। 2 साल के बाद जब 2 साल पास हो गए तो कितना पैसा दिया उसने, 8,470। लेकिन तीसरे साल के आखिर में, यानी यहां से आगे 1 साल हो, टोटल 3 साल हो गया ना, तो यहां पर उसने कितना दिया, 13,310 रुपए दिया, 13,310 रुपए दिया। तो यहां से और यहां तक का गैप कितना बन गया, 3 साल का। अगर ये 3 साल का गैप है और मैं यहाँ पे पीछे आना चाहूं, तो अगर मैं पीछे आऊंगा इस वाली लाइन पर, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना साल हो गया जी, 2 साल ये हो गया, यानी कि 3 साल पूरा हो गया। 3 साल पूरा हो गया, यानी कुछ पैसा है जो 3 सालों के अंदर इतना हो गया। यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिख रहा है, ये 1331 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1331 गुना 10, ये 11 की क्यूब। कितना है ये, 11 की क्यूब। यही है। आपको रेट ऑफ परसेंट बोल ही रखा है 10% है। अगर ये 10% है तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि 1 साल में 10 से 11 हुआ होगा। 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, और 3 साल में कितना हो जाएगा, 10 की क्यूब से कितना, 11 की क्यूब। कुछ इस तरीके से ही होगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 सालों का। अगर 3 साल का अंतर यहाँ पर आपको दिया गया तो यहाँ पर 1331 गुना 10 है, यानी कि ये 11 की क्यूब है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 10 की क्यूब गुना 10, यानी कि 10,000 रुपए। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। आ गया जी। अब यहाँ पर जो है 10,000, इसका यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, ये 10,000 हो गया। यहाँ पर अंतर देखो कितने का है, यहाँ पे 2 सालों का अंतर है। अगर ये 2 सालों का अंतर है तो यहाँ पे 100 और 121 की कंडीशन बनेगी, यानी ये पैसा जो है 121 था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, 100 होगा। अब 121 ये इसका कितना गुना है, ये इसका 70 गुना है। 121 गुना 7 कितना होता है, 847 होता है, और एक जीरो आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है 70 गुना ये इसका है, तो इसका भी यहाँ पे 100 से कितना हो जाएगा, 70 गुना हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो गया 7,000। ठीक है। अब यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 7,000 का प्रिंसिपल, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका 10,000 का प्रिंसिपल, दोनों की कंडीशन मिला के प्रिंसिपल कितना हो गया, 17,000 रुपए। कितना हो गया, 17,000 रुपए। तो ये सवाल हमने देख लिया। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर देखिए आराम से।
आइए, अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर 15 क्वेश्चंस देखे। इन 15 क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा किस तरीके के, किस मेथड से, रेशो मेथड से इसको कराया गया और कितने बेहतरीन अंदाज से इन सवालों के उत्तर बताए गए हैं आपको। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये सीआई का आपको बेसिक बताया गया, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है केवल और केवल कि सीआई के क्वेश्चंस में हमें किस प्रकार की अप्रोच को रखना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में अब तक के एग्जाम्स में जहां पर भी कोई भी एग्जाम हुआ है, जो भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन होगा सीआई का, वो आपके सामने आने वाली वीडियोस में आपको दिखाई देंगे। तो इसी वजह से जो है, केवल इस वीडियो को नहीं, आने वाली सारी वीडियोस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज़रूर और ज़रूर आप स्कॉलर कैंपस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बेहतर तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती। बेस्ट फैकल्टी और आपके सामने बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज आपको धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हमारे चैनल पे बने रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए और आने वाली वीडियोस के लिए आप सभी को ट्यून रहना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में और अच्छे बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे और आने वाले वीडियोस में आपको बेहतरीन कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको सभी वीडियोस को देखना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।